चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठंड में पहाड़ों पर खेती करने वाला ससुराल। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। पल भर के लिए भी पसीना नहीं रुक रहा मेरा तो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? यहाँ तो ठंड का महीना शुरू हुआ ही है, मेरी तो कुल्फी जमनी शुरू हो गई है। और माया, तुम हवा कर रही हो। माया, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? हाँ भाभी, मैं तो आप लोगों को देखकर हैरान हूँ। आप लोग इतनी गर्मी में भी शोर वोर लपेटे कैसे बैठे हो? क्या कह रही हो माया, इतनी सर्दी में भी तुम्हें गर्मी लग रही है? क्या करूँ भाभी, मैं पहाड़न हूँ ना, मुझे तो इतनी ठंड की आदत ही है। ये ठंड तो मुझे ठंड लगती ही नहीं। अरे भाभी, आप दोनों कंबल में आ जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। माया भाभी, आप भी आ जाओ। अरे रहने दो कोमल, मुझे तो कंबल, मुझे ठंड लग रही है। ये तो पहाड़न है, माया को तो रहने ही दो, इसको तो अभी भी गर्मी लग रही है। किसे लग रही है गर्मी? यहाँ सर्दी से दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई हैं और इसे गर्मी लग रही है। हाँ माँ जी, मुझे गर्मी ही लग रही है। आप बैठ जाओ गर्म कंबल में, मैं तो यहाँ ठंडे फर्श पर बैठकर ही ठीक हूँ। माया ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। माया रमा की बहू थी, जो कि हालातों से काफी गरीब थे। वो एक किराए के मकान पर रहते थे। रमा की दो बहुएं थी, एक बहू गांव से ही थी और एक बहू पहाड़न थी। अब सर्दी का मौसम आ चुका था, जहाँ सभी घर वाले ठंड से ठिठुर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माया को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। वो खुद नीचे ठंडी जमीन पर बैठी हुई पंखे से हवा कर रही थी। बाकी सभी कंबल में बैठे थे। सभी कंबल में बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी माया का पति रवि बाहर से मूंगफली लेकर आता है। माँ, ये ले तुम्हारी मनपसंद मूंगफलियाँ। बाहर वो मूंगफली भूनकर बेच रहा था, मुझे लगा तुम्हारे लिए ले चलूं। गर्मा गर्म मूंगफली इस ठंड में तुम्हें अच्छी लगती है ना? सभी लोग खा लो। अरे वाह बेटा, आज किया है तूने तारीफों वाला काम। ये ले मेघना, तू भी ले, और कोमल तू भी खा। माया बेटा, तू भी खा ले मूंगफली। अरे नहीं माँ जी, मैं एक भी मूंगफली नहीं खा सकती, मुझे माफ करना। अरे मानवी, क्यों मना कर रही हो? खा लो, ये तो सर्दी की मेवा होती है। हम गरीबों के लिए तो ये मूंगफली ही हमारी कच्चा बादाम कहलाती है। चलो आ जाओ, जल्दी खाओ। हाँ तो रवि जी, ये सर्दियों में खाने की चीज है, ना कि गर्मी। और मुझे तो कहीं ठंड नहीं लग रही, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। पता नहीं आप सब लोग ये कंबल में क्यों बैठे हो। अरे पहाड़न, तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है? माँ, देख रही हो तुम अपनी बहू को? सारी दुनिया ठंड में परेशान है और तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? माया पहाड़ों से आई थी, इसलिए उसके लिए गांव की सर्दी को झेलना कोई बड़ी बात नहीं थी। सभी लोग कंबल में दुबके हुए बैठे थे, जहाँ माया घर का काम कर रही थी। ऐसे ही रात हो गई और रात को अरे कोमल, बिछा दिया बिस्तर तूने या अभी किसी और का बिछाना बाकी है? नहीं पापा, सबके बिस्तर लगा दिए हैं, अब आप भी जाकर सो जाइए। अरे चलो भाई, जिस वक्त का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार होता था वो आ ही गया। अब रात को भाई मुझे तो बहुत सर्दी लगती है कि मैं क्या ही बताऊं। चलो अब आराम से कंबल में बैठूंगी। वो सब तो ठीक है रमा, मुझे ये बताओ कि बहू कहाँ पर है? माया बहू तो दिखाई भी नहीं दे रही है कहाँ वो? अजी अभी तक तो यहीं खड़ी थी, पर अब तो पता ही नहीं वो कहाँ पर है। रामदीन बाहर आता है, बाहर जाकर वो देखता है। बाहर का नजारा देखकर तो वो चौंक ही जाता है। उसने देखा कि माया बाहर खड़ी थी, वह अपने बाहों को ऐसे फैला रही थी। ठंडी ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन मानवी ऐसे हाथ फैला रही थी जैसे उसके लिए काफी सुहावना मौसम था। अरे बहू, तू ठीक तो है ना? इतनी सर्दी में तू क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं बाबा, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ हवा खाने के लिए आ गई। यहाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हे भगवान बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी सर्दी में तुझे गर्मी लग रही है? देख कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंदर आ जा, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। रामदीन के बुलाने पर माया अंदर आ जाती है। जहाँ सभी अपने अपने बिस्तरों में थे, वही माया आकर अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठ जाती है। अरे पहाड़न, आ जाओ, बिस्तर यहाँ पर है, वहाँ नहीं। नहीं जी, मैं तो यहीं पर ही सोऊंगी, मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में भी रजाई गद्दों पर सोना। मुझे तो वहाँ पर घबराहट हो जाएगी, मुझे तो यहीं पर अच्छा लग रहा है जी। अरे माया, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर गर्मी लगती है, पर ऐसे ठंडे फर्श पर कौन सोता है भाई सर्दियों में?
हाँ, मैं समझ रही हूँ रवि जी, ये तापमान आप लोगों के लिए बिल्कुल गर्म नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिए, जब तापमान माइनस में जाता है ना, जब पानी पर भी बर्फ की परत आती है, जब सब कुछ जमने को हो जाता है, तब आती है हमारे पहाड़ों वाली ठंड। माया की बात सुनकर सभी को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो सब भी माया को काफी अच्छे से समझ रहे थे कि पहाड़ों की ठंड ठंड से काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किसी ने भी उसे बिल्कुल भी नहीं टोका। जिसके बाद माया वहीं फर्श पर ही सो जाती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। तभी अगले दिन रवि का बड़ा भाई रमेश बड़बड़ाता हुआ घर पर आता है। अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहा है? माँ, तुम्हें पता है पड़ोसी क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मकान मालिक को यह घर 5 दिन में खाली चाहिए। अब आप ही बताओ माँ, 5 दिन के अंदर हम ये घर खाली करके कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे वो हमें निकाल सकता है? मालिक है, लेकिन हम भी किराए पर पैसे देकर रहते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो गुस्सा मत कर। अरे नमस्ते रमा जी, रामदीन भाई कहाँ है? तभी रामदीन अंदर से बाहर आता है। अरे राम राम सुरेश जी, बोलिए कैसे आना हुआ? रामदीन जी, मैं तो कहना नहीं चाहता था, पर कहना पड़ रहा है। वो क्या है ना, मुझे 5 दिनों में ये घर खाली चाहिए। वो मेरा बेटा आ रहा है ना, तो मेरे बेटे और बहू के लिए मुझे ये घर रेनोवेट करवाना है। अभी मैं आपको 5 दिन दे रहा हूँ, आप 5 दिनों में ये घर खाली कर देना और अपना कोई नया किराए पर घर ढूंढ लेना। अरे रमेश जी, हम आपकी बात को समझ गए, बस ऐसे ही 5 दिनों में मकान को खाली करना तो कोई आसान बात नहीं है ना। क्या क्या आप अपने बेटे को कहीं और? ये उम्मीद नहीं थी रामदीन जी मुझे आपसे। आज तक मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं जो कि 400-500 ज्यादा रुपए भी दे रहे थे इस मकान के, लेकिन मैंने आपकी ही शर्म में किसी को भी मकान किराए पर नहीं दिया। लेकिन अब बात मेरे बेटे और बहू की है। अब आप ही बताओ, जब हमारा खुद का मकान है तो मैं उसको किराए पर रहने के लिए क्यों कहूँ भाई? अरे अरे नहीं नहीं, वो तो हम जानते ही हैं कि आप हमको कितना अपना समझते हैं। अब अगर जरा भी गुंजाइश नहीं है हमें यहाँ और रहने की, तो कोई बात नहीं है, हम खाली कर देंगे 5 दिनों में। सुरेश ने ऐसा बोलकर बात को खत्म करी और वहाँ से वो चला गया। लेकिन बाद में बाकी सबको काफी बुरा लग रहा था कि ये घर अब उनके लिए सिर्फ 5 दिनों तक के लिए है। अजी, आपको हाँ बोलने की क्या जरूरत थी बताइए? एक बार को अपनी भी मजबूरी रख देते ना कि सुरेश जी, हम गरीब लोग हैं, हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? रमा, बेकार की बातें मत करो। अगर उसे हमें घर से निकालना ही होता ना तो और 10 बहाने ढूंढ लेता, लेकिन अब बात है उसके बेटा और बहू, तो वो अपने बेटे और बहू के आगे हमें क्यों रखेगा? और वैसे भी अभी हमारे पास 5 दिन है, हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। हाँ, पता चल जाएगा कैसे मिलता है नया घर। वैसे पैसे तो कोई नाम की चीज है ही नहीं, पेड़ों पर उगते हैं ना पैसे। तो घर देखने निकलोगे ना, तब देखना लोग पहले ही पैसों के लिए इतना बड़ा मुंह फाड़ देंगे। अरे अभी रात होने को है रमा, तुम सो जाओ, चिंता मत करो। रामदीन ऐसे तसल्ली दिलाकर सो गया। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह रामदीन और उसके दोनों बेटे मकान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये आपका मकान है 2 मंजिल वाला। क्या आप बता सकते हैं कि इसका किराया कितना होगा अगर मैं इसको किराए पर लूं तो? घर तो तुम्हें भी दिखाई दे ही रहा है, कितना मस्त बना हुआ है। इसको मैं महीना 10,000 रुपए किराए पर दूंगा और हाँ, 60,000 रुपए एडवांस भी दूंगा। अब ये बताओ, पेमेंट तुम कैश में करोगे या चेक में? अरे मतलब पहले महीने में ही 70,000 रुपए का खर्चा, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई ऐसा ही है, लेना है तो बताओ, नहीं लेना है तो भी बताओ। मकान मालिक की बात सुनकर रामदीन बेचारा उल्टे पैर वापस भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि और रमेश भी सुबह से लेकर शाम तक नए घर की तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मकान किराए के लिए मिला ही नहीं था। अरे रवि, यहाँ पर तो कदम कदम पर इतने महंगे घर हैं, अब हमारे बजट में तो कोई घर फिट भी नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। अरे भैया, अब हम क्या करें? सबको तो एडवांस पेमेंट ही चाहिए। हमारे पास एडवांस तो छोड़ो, अब की बार का किराया देने का भी हमारे पास पैसे नहीं है। रवि और रमेश भी शाम तक थक कर अपने घर पर वापस लौट जाते हैं। अरे पापा, आप भी आ गए, कोई मकान मिला? अरे बेटा, बाहर तो इतनी महंगाई हो गई है, लोग 10,000 किराया तो ऐसे ही मांग रहे हैं जैसे आम तोड़ कर देना हो। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ,
आसपास कोई किराए पर घर मिल ही नहीं रहा बजट में। हे भगवान, ऐसे मत बोलो। हमारे पास सिर्फ गिनती के 4 ही दिन बचे हैं। 4 दिन के बाद हमें किसी भी हालात में ये घर खाली करके ही जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें सिर ढकने के लिए कोई नया घर तो ढूंढना पड़ेगा ना। माँ, अगर हमें कोई जगह नहीं मिली तो हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैंने तो ये सुना था माँ जी, घर में नई बहू आती है तो लक्ष्मी आती है और घर में खुशियाँ आती हैं। और यहाँ तो बहू के आए 1 महीना नहीं बीता कि सब कुछ छिन गया है। यहाँ तक कि हमारे सिर से छत भी जाने वाली है। सही कह रही हो बड़ी भाभी, छोटी भाभी के आने से तो हमारे घर में सब कुछ छिन गया, कुछ भी नहीं रहा। अरे ये क्या बात हुई भाई? क्या आप सबको यही लग रहा है? इन सब के पीछे मैं हूँ? भाभी अब मैं क्या कहूँ, लगता तो यही है। आपके आने के बाद हमारे घर में तो जैसे मनहूसियत ही आ गई हो। बेकार की बात मत कर कोमल, तेरी भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक होनी है, इसमें माया का कोई कसूर नहीं है। अरे बेकार की बातें मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोगों का दिमाग खराब है, लेकिन ऐसे ही किसी के ऊपर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं माँ जी, बाबूजी, अगर आप सबको लग रहा है कि मैं अपशगुनी हूँ, मेरे आने से आपके घर में मनहूसियत आई है, तो ठीक है, हम सबको रहने के लिए छत भी मैं ही ढूंढूंगी और आप लोगों को एक ऐसा घर दूंगी जिसके बाद हमारे सारे हालात अच्छे हो जाएंगे। अरे बहू, तेरी जेठानी और ननद ने जो बोला है उसे तो दिल से मत लगा। ये लोग बस परेशान हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है बहू। नहीं बाबूजी, जब मुझे मनहूस और अपशगुनी बोला गया है तो मैं अपने आप को साबित करूंगी और मैं आप सबको एक अच्छा सा घर ढूंढ कर भी दूंगी। ठीक है, अगर तुझे इतना ही भरोसा है ना अपने ऊपर, तो तू कल ही घर ढूंढने जाना। और वैसे भी ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है, तो तुझे तो हमारे लिए घर ढूंढना ही पड़ेगा। रमा की बात माया के दिल पर लगी, लेकिन माया ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगले दिन सुबह रवि और रमेश काम पर निकल जाते हैं। घर में रामदीन, रमा और माया नए घर ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक हमें एक भी घर नहीं मिला जो कि हमारे बजट और मेल का हो माँ जी। और सभी को एडवांस में भी पैसे चाहिए। माँ जी, ऐसे लोगों के घर में किराए पर रहने से तो अच्छा है कि हम अपने जंगल में कुटिया बनाकर ही रह लें, और कम से कम हमें उसका किराया तो नहीं देना पड़ेगा। और काम करके जो पैसे बचेंगे, किराए के पैसे बचने के बाद, तो हम कुछ महीनों में अपना खुद का मकान भी बना लेंगे माँ जी। हाँ, हमारे घर में तो सब लोगों में बड़ी जान है, सब हट्टे खट्टे है ना, सब बहुत मेहनती है। मेहनत छोड़ो बहू, हमारे पास इतना जिगरा नहीं है दोनों बूढ़ा बूढ़ी के पास कि इस उम्र में अब हम महल बनाएं। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। तू रहती होगी कुटियों में, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है, समझी? रमा की बात सुनकर माया चुप हो जाती है। ऐसे ही घूमते घूमते सारा गांव खत्म होने को आता है। सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी एक जंगल के आगे आकर रुक जाते हैं। तभी रवि भी वहाँ पहुँच जाता है। लो माँ, अब तो पूरा गांव खत्म हो गया है। हम तो जंगल में पहाड़ों के आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अब बोल माया बहू, अब तुझे क्या कहना है? घर तो हम लोगों को मिलने से रहा, अब बता तू क्या करेगी? अरे माँ, माया को क्या पता, उसको नहीं है इस गांव की कोई जानकारी। अब आप मुझे क्या करना है ये बताएं। ये पहाड़ है क्या? ये इस जंगल में पहाड़ है क्या? ये लो, इस पहाड़न को तो पहाड़ दिख गए, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहू, हाँ ये पहाड़ ही है। अब क्या करेगी पहाड़ों पर तू? अब इसमें कुटिया बनाएगी तू? हाँ माँ जी, सोच तो यही रही हूँ। रवि जी, क्या आप मुझे ये पहाड़ दिखाने के लिए लेकर जा सकते हैं? अरे माया, मैं समझता हूँ कि तुम एक पहाड़न हो। पहाड़ पे घर बनाकर रहना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये वो वाले पहाड़ नहीं है। हम यहाँ कुटिया बनाकर नहीं रह सकते। अजी, पहाड़ तो पहाड़ ही होते हैं ना रवि जी, आप मुझे लेकर तो चलिए ना, मैं देखकर बता दूंगी कि हम उस पर घर बना सकते हैं या नहीं। रवि माया और सभी को लेकर जंगल में काफी अंदर चला जाता है, जहाँ काफी सारे पहाड़ थे और घना जंगल होने के कारण वो काफी डरावना भी लग रहा था सभी को। लेकिन माया को पहाड़ देखकर ही उस पर दिल आ गया था, क्योंकि वह जगह और वो पहाड़ दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। अरे वाह माँ जी, कितना सुंदर पहाड़ है। पता है आपको, भारी दुनिया में तो लोग इस पहाड़ पर रहने के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर ये पहाड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं तो जानती ही थी तो कोई बेकार की ही बात करेगी। इस पहाड़ पर तो रहने के लिए घर बनाएगी और उसमें हम सब रहेंगे। जा काम कर अपना। अरे माँ जी, सोच कर तो देखो, पहाड़ पर रहना कोई गलत बात थोड़ी ना है। और पास में यहाँ झरना भी है, ज्यादा बड़ा झरना भी नहीं है जो कि हमें बाद में दिक्कत भी दे। और यहाँ पर देखो कि पहाड़ में कितनी समतल जगह है, यहाँ पर हम अपना अच्छा सा घर बना सकते हैं।
मेरी बात मानकर तो देखे माँ जी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और साथ में छोटी मोटी खेती भी कर सकते हैं। माया की बात सुनकर रमा थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, अच्छा बहू, तू कहती है कि हम इस पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाकर रहेंगे, तो बता आगे क्या सोचा है तूने? अब लगा ना माँ जी, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात अब समझ में आ रही है। तो देखिए माँ जी, यहाँ की यह जमीन काफी समतल है, जिस पर हम अपनी एक छोटी सी कुटिया बना सकते हैं। साथ में एक छोटा सा खेत भी बना सकते हैं, जिसमें काफी सारी सब्जियाँ और छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और साथ में ही झरना होने की वजह से हमें पानी की सहूलियत भी अच्छे से हो जाएगी। और माँ जी, जब खेती हो जाएगी तो उसको बेचकर हम अपने लिए कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर लेंगे, जिससे हमारा घर जल्दी बन सकता है। रमा और रमेश माया की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद रमा बोलती है, ठीक है बहू, मैं तेरी बात को समझ गई। तेरा कहना है कि हम इस पहाड़ पर कुटिया बनाएं और खेती करें, और रोजमर्रा में जो हमारे थोड़े थोड़े पैसे बचेंगे, साथ ही घर का किराया बचेगा, उससे हम अपना घर बना सकते हैं। तो थोड़े दिन की परेशानी के बाद हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बना पाएंगे। ये हुई ना बात माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो पहाड़ों पर रह रहकर ही बड़ी हुई हूँ, तो मैं तो पूरी तरह से जानती हूँ कि पहाड़ों में कैसे रहा जाता है। तो अब आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं, तो देर मत करो, सभी को यहीं पर बुला दो और हम सब मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करने से हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा और हमारा घर भी बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा। माया का प्लान सबको समझ में आ जाता है, जिसके बाद सबने माया को एक मौका देने का निश्चय किया था। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में रवि ने फोन करके रमेश को भी वहाँ पहाड़ों पर बुला लिया था, जिसके बाद सभी ने माया का प्लान सुना। नहीं माँ, भी कैसी बातें कर रही हो, हम शुरू से ही शहरों में रहते हुए आए हैं, हम यहाँ पहाड़ों पर नहीं रह सकते। और ये जगह तो देखने में ही कितनी डरावनी है, अगर यहाँ कोई जानवर आ गया तो? मैं जानती हूँ कोमल, तुम शहर में रही हो और तुम्हारे लिए यहाँ जंगल में पहाड़ों पर रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ दिन का डर हमारे आने वाले कल को अगर सही कर सकता है तो हम क्यों ना करें। हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेंगे कोमल, लेकिन आओ, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चलो आओ, सब लोग मेरी मदद करो। माया, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। भैया, आप कुल्हाड़ी लेकर आए हैं ना? मैंने आपको बोला था कुल्हाड़ी लेकर आना। हाँ भाई, मैं लेकर आया हूँ। ठीक है भैया, आप दोनों मिलकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटिए। पहाड़ों में लकड़ियों से अच्छा कोई घर नहीं हो सकता। जब तक आप दोनों लकड़ियां लेकर आते हो, तब तक मैं और माँ जी मिलकर घास का छप्पर बना देते हैं। ठीक है बहू। कोमल और मेघना भाभी, आप दोनों अभी फ्री है तो आप दोनों झरने के पास जाकर मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन बना लो, क्योंकि यह जंगल है और यहाँ पर हम गैस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहू, गैस चूल्हा भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि माँ जी, हम जंगल में रह रहे हैं, यहाँ चारों तरफ लकड़ियाँ हैं और हमारी झोपड़ी भी लकड़ी और फूस की बनी हुई है, तो हम यहाँ अंदर और आसपास भी आग नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से हमें घर के बाहर ही थोड़ी सी जगह में सावधानी पूर्वक मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। अच्छा, अब हमें मिट्टी का चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। चलो कोमल, शुरू हो जाओ, अब हमें बहुत काम करना है क्योंकि हमारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं भाभी, यह बुरे दिन शुरू नहीं हुए, बल्कि यह तो बदलाव है, हमारे अच्छे दिन लाने का बदलाव। शायरी तो तुम माया बहुत ही अच्छी कर लेती हो, लेकिन काश तुम अपशगुनी ना होती, तो आज हमें ये हमारा घर छोड़ना ना पड़ता और आज हम अपने ही घर में होते। अरे भाभी, बहुत सर्दी हो रही है। माँ, आपने मुझे कभी भी इतना ऐसा काम नहीं करवाया जो इस कल की आई हुई भाभी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। हाँ, सही कह रही हो कोमल तुम, जो काम मैंने आज तक मायके में और ससुराल में नहीं किए हैं, वो इस कल की आई हुई देवरानी की वजह से मुझे अब करना पड़ रहा है। पता नहीं पहाड़ पर पहला दिन आज ऐसा है तो आने वाले कल कैसा होगा। कोमल और मेघना दोनों ताने मारती हुई काम कर रही थी। ये सारी बातें माया को सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो सब बातें सुनती रही। ऐसे ही आज का दिन गुजर जाता है। शाम तक कुटिया बनकर भी तैयार हो जाती है। चलो दीदी, रहने का इंतजाम तो हो गया और बाकी चीजों का इंतजाम हम धीरे धीरे रहते रहते कर ही लेंगे। देखो तो कोमल, ये कितनी खुश है। अभी भी माया से सभी नाराज थे। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रमा का पूरा परिवार पहाड़ों पर रहने के लिए आ ही जाता है। रमा के परिवार ने अपना गांव वाला घर छोड़ दिया था और वहाँ जंगल में आज उनकी पहाड़ी घर में उन सबकी पहली सुबह थी। अरे रमेश, यहाँ तो सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अरे बाबा, यहाँ पर ये झरना है ना, इसकी वजह से हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सर्दी थोड़ी ज्यादा ही है पहाड़ों पर। गांव में चलो नीचे, वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं लगेगी आपको। अच्छा माँ और माया, हम है ना आज काम पे जा रहे हैं, तो घर में जो चीज बची है ना, प्लीज उन्हीं से ही काम चला लेना आज।
अरे आप टेंशन मत लो, मैं अपने आप खाने पीने की चीजें देख लूंगी। लेकिन हाँ, याद रखना शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि ये पहाड़ है ना, और यहाँ पर रात होते ही जानवर निकल जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी रखनी भी जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कुछ ही देर में रामदीन, रवि और रमेश अपने पुराने काम पर वापस लौट जाते हैं। वहीं जंगल में घर की औरतें घर का काम करना शुरू कर देती हैं। माया वहाँ जंगल में बर्तन साफ कर रही थी, तो वहीं झरने के पास बैठकर मेघना कपड़े धो रही थी। वैसे भाभी देखो, एक अलग ही अनुभव मिल रहा है हमें जंगल में। ये झरने का पानी भी देखो कितना साफ आ रहा है, यहाँ सब कितना सुंदर है और काम करने में भी मजा आ रहा है। हाँ पहाड़न, तुम्हारा काम तो अच्छा हो ही रहा है ना यहाँ झरने पर, तुम्हें तो अच्छी लगेगी ही, वरना अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरी क्या हालत हो रही है यहाँ पर। हे भगवान भाभी, यहाँ इस पहाड़ पर तो बड़ी ही सर्दी है, मैं क्या करूँ। अरे कोमल, तुम्हें यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है ना पहाड़ों की, लेकिन कुछ दिन में तुम सबको भी आदत हो जाएगी। माया ने ऐसा कहकर सबको समझा दिया। कुछ ही देर बाद माया ने घर में सब्जी बनाई। वहाँ पड़े बेकार सब्जियों के बीज को माया ने फेंकने के बजाय उनसे खेती करने के लिए सोचा। मैं इन सब्जियों के बीज से माँ बाबा की तरह सब्जियों की खेती करूंगी। इन बीज को जमीन में बोकर मैं सब्जियों की खेती करूंगी और इन सब्जियों के छिलकों को सड़ाकर मैं एक ऑर्गेनिक खाद बनाऊंगी, जो कि मेरे खेत की फसल को बढ़ाने में मेरी मदद करेगी। थोड़ी ही देर में माया खेत पे जाती है। वहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पर बीज बो देती है। अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज वो अपने खेत में बो देती है। बाकी सभी को माया के ये सब काम कोई मजाक से कम नहीं लग रहे थे। माया ने अपने खेत की खूब देखभाल करी, झरने से खेत में पानी भी दिया। मैंने सब कुछ हिसाब लगाकर ही किया है। यहाँ झरने का पानी भी नजदीक है और सूरज की रोशनी भी आ रही है, तो यहाँ खेती करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आज माया का अपने खेत में पहला ही दिन था, जिसमें उसने खूब मेहनत करी। शाम होने के बाद भी घर के सभी आदमी भी घर पर आ जाते हैं। माया ने घर के चारों तरफ आग लगा दी थी, जिससे कि जंगली जानवर अंदर ना आ पाए। बहुत घनी रात हो जाती है। जंगली जानवरों की भी आवाजें काफी तेज तेज आ रही थी। अरे माँ, ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे कोमल, ये भेड़िए की आवाज है, लेकिन तुम डरो मत, मैंने घर के चारों तरफ आग लगा रखी है। भेड़िए हो या फिर कोई भी जंगली जानवर, वो आग के नजदीक नहीं आते हैं, तो हम सब सेफ हैं। माया ने ऐसा कहकर सबको समझा दिया था, जिसके बाद सभी लोग घर में आराम से सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। सबको एक अलग सा ही डर सता रहा था। ऐसे ही माया और उसके परिवार को पहाड़ पर रहते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। 1 महीने के अंदर अंदर माया के खेत में काफी सारी अच्छी फसल हो गई थी। कहीं बैंगन, टमाटर, घिया, तोरी, लौकी, काफी अच्छी तरह से फसल उग गई थी। और वहीं अब घर वाले भी पहाड़ पर रहने के लिए कंफर्टेबल हो चुके थे। माँ जी, मेरे खेत में सब्जियां काफी अच्छी उगाई है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इन सबको यहाँ से तोड़कर बाजार में बेचने का काम शुरू कर लूँ। पहाड़ों में ऑर्गेनिक तरह से सब्जी उगाई गई है और ताजा भी है, तो लोग खरीद भी लेंगे और उन पैसों को बचाकर हम अपना नया घर बनाने का सपना भी देख सकते हैं। ठीक है माया, तुम ये काम कर सकती हो। अब सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तभी तो सहारा लगेगा ना। और माँ बाबा, मैं सोच रहा था कि यहाँ जंगल में काफी सारे पेड़ हैं, तो क्यों ना मैं फर्नीचर की शॉप भी खोल लूँ। दूसरों के यहाँ नौकरी करने में तो क्या ही तनख्वाह मिलेगी, क्यों ना मैं अपना खुद का ही एक काम शुरू कर लूँ, उसमें आमदनी भी ज्यादा होगी। अरे वाह रवि जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। पता नहीं ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अरे भैया, अगर आप फर्नीचर बनाने का काम कर ही रहे हो तो साथ ही साथ लगे हाथ एक बेड मेरा भी बना देना। वो क्या है ना, नीचे सोकर तो मेरी कमर में भी दर्द रहने लगा। अरे ठीक है कोमल, तुम्हारे लिए भी बना देंगे, लेकिन पहले बेचने वाला सामान बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस समय हमारा कमाने का समय है। ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ भाभी। कोमल का रवैया अभी भी माया के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन माया खामोशी और शांति से सब कुछ झेल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माया ने बाजार में सब्जी बेचना शुरू कर दिया था। वहीं रवि और रमेश ने फर्नीचर बनाना भी शुरू कर दिया था। सब्जी ले लो, सब्जी, पहाड़ों की ताजा सब्जी, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई सब्जी है बहन जी, जल्दी आइए, ताजा सब्जी लीजिए। बाजार की सबसे अच्छी और ताजा सब्जी ले लो बहन जी यहाँ से। भाई, टमाटर तो तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, भले ही तुमने रेडी न लगाई हो, लेकिन टमाटर की क्वालिटी तुम्हारी बहुत बढ़िया लग रही है। लाओ, मुझे 5 किलो टमाटर दे दो। कितने रुपए के हुए? हाँ दीदी, अभी देती हूँ। 1, 2, हाँ, ये हो गए आपके पूरे 5 किलो टमाटर। 40 रुपए किलो के हिसाब से पूरे 200 रुपए के। अरे वाह, दाम भी बिल्कुल सही है तुम्हारा तो। सब्जियां भी बहुत अच्छी है। ये लो, तुम अपने पैसे लो। आज तो घर जाकर टमाटर की चटनी बनाऊंगी। ललिता की बात सुनकर माया काफी खुश हो जाती है। दोपहर तक सारी सब्जियां बिक जाती है। बाजार से माया घर पर वापस आ जाती है। घर वापस आकर माया घर के काम निपटाने शुरू कर देती है।
माया, आज माँ जी के पैरों में काफी दर्द हो रहा है तो मैं उनके पैरों में मालिश कर रही हूँ जब तक तुम खाना बना लो। जी दीदी। सारे काम माया ऐसे ही अच्छे से कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन माया और मेघना के पति को आने में काफी देर हो जाती है। घर में काफी टेंशन का माहौल था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया? अरे मैं हूँ मेघना, दरवाजा खोलो। अरे आज आप लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? पता है हम सब कितना घबरा रहे थे। रवि रमेश के घर आ जाने पर घर वालों ने चैन की सांस ली, जिसके बाद सभी अपना खाना पीना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होते हैं। काफी मेहनत के बाद माया ने खेतों में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। ये सब्जियों के कुछ और बीज निकले हैं, क्यों ना मैं इनको खेत में वापस बो दूं। रवि और रमेश जी, क्या बना रहे हैं आप लोग? अरे माया, आज तुम्हें पता है हमें आज पहला ऑर्डर मिला है फर्नीचर बनाने का। एक गरीब बाप ने हमें अपनी बेटी की शादी के दहेज के लिए पूरा फर्नीचर बनाने को कहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत कीजिए। माया अपने पति को ऐसे ईमानदारी से काम करता देखकर काफी खुश हो जाती है। ऐसे ही मेहनत से काम करते करते माया को पूरा 1 साल हो गया था पहाड़ों पर रहते हुए, जिसके बाद माया ने काफी अच्छी खासी सेविंग भी कर ली थी। इतना पैसा कमा लिया था कि वो एक शहर में पक्का घर खरीद लेते हैं। साथ ही माया और मेघना के पति अब किसी और के लिए काम ना कर कर उन्होंने अपनी ही एक शहर में फर्नीचर की पक्की दुकान भी कर ली थी। अब सब कुछ बदल चुका था। पहले से हालात बहुत अच्छे हो चुके थे। मानवी बेटा, मैं तुझे बता नहीं सकती कि तू हमारे घर के लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। तू अशुभ नहीं बेटा, तू तो बहुत शुभ है हम सब के लिए। बहू, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। जो सब कुछ हमने पहले बोला था उसके लिए हमें माफ कर देना बहू। सही कहा माँ जी ने। माया, मैं भी माफी मांगती हूँ, मुझे भी माफ कर दो। ये सब सुनकर माया को काफी अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, सभी ने पहाड़ों वाले घर को अलविदा कहा और एक अपने नए घर में अच्छी जिंदगी बिताना शुरू कर दिया।